इस हफ्ते चाइना ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम उनका कितना भी आदर सत्कार कर ले, वो भारत के साथ दोस्ती चाहता ही नहीं है। वो चाहता ही नहीं है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े। उनके मीठे मीठे शब्दों की अहमियत बस इतनी है जितना भीगा हुआ टॉयलेट पेपर। सवाल अब यह उठता है कि हम इस जुमले और भ्रम में कितना दिन जीना चाहते हैं, कितना और जलील होना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के नजरिए से 1962 हो या 2025 हो, कुछ नहीं बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाइना से वापस आए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और चाइना फिर से जोरों शोरों से अरुणाचल प्रदेश को अपनी टेरिटरी बुलाने लगा है। जो बात एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर के हैरेसमेंट से शुरू होती है, अब वो एक दुखद डिप्लोमेटिक फेस ऑफ बन गई है दोनों न्यूक्लियर पावर्स के बीच में। प्रेमा थोंगडोक यूके से जापान ट्रैवल कर रही थी। शंघाई में उनका 3 घंटे का लेओवर था। आम सी बात है इंटरनेशनल ट्रैवल में, लेकिन शंघाई पर चाइनीज एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने उन्हें जापान का फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करने दिया। उल्टा उन्हें एयरपोर्ट पर 18 घंटे तक रोक के रखा और हैरेसमेंट जारी रखी। चाइनीज ऑफिशियल्स ने उन्हें यह कह के रोका कि भाई आपके पासपोर्ट पर प्लेस ऑफ बर्थ तो अरुणाचल प्रदेश लिखा हुआ है और इसीलिए आप इंडियन नहीं चाइनीज सिटीजन हो, इसीलिए आपका जो इंडियन पासपोर्ट है वो इनवैलिड है। घंटों की बहस और इंडियन काउंसिलेट ऑफिशियल्स के मदद से फाइनली प्रेमा को छोड़ा गया, जिसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला इसको बताया क्या हुआ था। अब आप बोलोगे कि हो सकता है कि भाई ये अफसर की गलती हो सकती है। अब सरफिरों की कमी किसी देश में तो होती नहीं है, लेकिन इस घटना के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर कड़ी टिप्पणी की। अपने स्टाफ की गलती मानने की बात तो आप भूल जाइए। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने वर्ल्ड मीडिया के सामने भारत को खुली चुनौती दी। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. हमारे देश में चाहे कितने भी राजनीतिक मतभेद हो जाए, मनमुटाव हो जाए, ट्रोलिंग हो जाए, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा और अखंडता की आती है, तब हम भी सनीपाजी बन जाते हैं। दुश्मन का हैंडपंप उखाड़ने के लिए हम तैयार रहते हैं, लेकिन जब बात चाइना की आती है तो सरकार भी संयम से काम लेती है। डिप्लोमेसी के दायरे में रहते हुए हमने वही किया जो हम कर सकते थे। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने चाइनीज डिप्लोमेट्स के साथ बीजिंग और न्यू दिल्ली में अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर किया, डिमार्श इशू किया। इसके अलावा भारत ने भी प्रॉपर तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरुणाचल पर अपना पोजीशन फिर से साफ किया। Regarding the arbitrary detention of an Indian citizen from Arunachal Pradesh, we want to say that Arunachal Pradesh is an integral and inalienable part of India, and this is a fact which is self-evident. No amount of denial by the Chinese side is going to change this indisputable reality. क्या ये बस एक इत्तेफाक है कि अरुणाचल का मुद्दा चाइना तब उठा रहा है जब सालों के बाद गालवान घाटी में खून खराबे को भुलाकर इंडिया अपने संबंध चाइना से सुधारने की कोशिश कर रहा है? मोदी जी अभी सितंबर एंड में चाइना से होकर आए हैं, शी जिनपिंग के साथ हाथ मिलाकर आए हैं, भारत और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट्स अभी फिर से उड़ने लगी हैं और ऐसे में चाइना ने इस हरकत से साफ कर दिया है कि वो हमारे भरोसे लायक नहीं है। नेहरू ने, वाजपेयी ने, मोदी जी ने, सबने बारी बारी चाइना को चांस दिया है, मौका दिया है, ट्रस्ट किया है और बदले में हमें धोखा ही मिला है, खंजर ही मिला है। चाइना भी जानता है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आफ्टर ऑल $126 बिलियन का सामान जो हम हर साल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी तक हम बार बार चाइना को समझने में गलती क्यों करते हैं, हम क्यों उनकी तरह सोच नहीं पाते हैं और क्यों चाइना बार बार ये जो लेगेसी है, 70 साल पुरानी लेगेसी है हमें खंजर भोंकने का, ये चेंज नहीं करने वाली है। और इसे ना समझना, चाइना को बार बार ट्रस्ट करना हमें महंगा पड़ा है और आने वाले दिनों में और महंगा पड़ने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले उन लोगों के लिए एक जरूरी मैसेज जो अपना छोटा या बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, चाहे बिजनेस कोई भी हो, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो आपके टाइम और एफर्ट दोनों को कंज्यूम करते हैं और आज के ऑटोमेशन के जमाने में ये सारे काम मैन्युअली करना ऑलमोस्ट इंपॉसिबल है, या तो अगर आपने कर भी लिया तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग। ये सारे टास्क ऑटोमेट करके आप अपने लिए टाइम और एफर्ट दोनों बचा सकते हैं। उसके लिए आपको एक ERP सॉफ्टवेयर की जरूरत है और इसमें आपकी मदद करता है Odoo, जो आज के हमारे एपिसोड पार्टनर्स भी हैं।
उडू एक अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है आपके बिजनेस को मैनेज करने के लिए। उडू आपको कई सारे बिजनेस एप्लीकेशन सॉल्यूशंस देता है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट, पॉइंट ऑफ सेल, सेल्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सीआरएम, इनवॉइसिंग यानी बिलिंग वगैरह वगैरह। ये सब कुछ मैनेज करने के लिए उडू आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, वो भी सब एक जगह पर, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बहुत अमेजिंग बात, उडू का पहला ऐप आपके लिए हमेशा फ्री ऑफ चार्ज रहेगा विद अनलिमिटेड कस्टमर सपोर्ट एंड होस्टिंग। और बाकी एप्स के लिए भी मंथली और ईयरली प्लान्स आप ले सकते हो, जिसका सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होता है एज लो एज 580 रुपीज पर मंथ। तो अगर आपका बिजनेस अच्छे से ग्रो करना है, इजीली हैंडल करना है, तो बस नीचे दिए लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको लिंक को जाकर क्लिक करिए और एक बार चेकआउट करिए ऑल द डिटेल्स ऑफ उडू। आई एम श्योर दैट यू विल लव इट। मार्च 1914 में शिमला कन्वेंशन के दौरान मैकमोहन लाइन खींची गई। इस कन्वेंशन में तिब्बत, चाइना और ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स शामिल थे। यह लाइन हेनरी मैकमोहन, जो कि चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर थे, उनके नाम पर रखी गई थी। चाइनीज डेलीगेट्स कन्वेंशन में आए तो थे, लेकिन उन्होंने अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए और मैकमोहन लाइन को कभी ऑफिशियली माना नहीं। फिर भी मैकमोहन आगे बढ़ते हैं, तिब्बत के साथ मिलकर इस लाइन को फाइनल कर देते हैं। अब आपको तो मालूम है, अंग्रेजों ने जहां जहां लाइन खींची है, वहां वहां दुनिया भर में कलेश ही हुआ है। चाइना का यह मानना था कि तिब्बत के पास इंडिया के साथ बॉर्डर डिसाइड करने का अधिकार है ही नहीं, खासकर कि जब 1951 में चाइना ने तिब्बत पर अपनी फौज भेजकर उस पर कब्जा कर लिया था। बेइजिंग पुराने मैप्स भी दिखाता है, उसका सहारा लेता है, जिसमें ब्रिटिश एरा में कुछ मैप्स में मैकमोहन लाइन के साउथ का इलाका भी चाइना का दिखाया गया है। वैसे तो ऐसे मैप्स भी हैं जिसमें असली चाइना की शक्ल भी दिखाई जाती है, तिब्बत कितना बड़ा है, चाइना कितना छोटा है। लेकिन इसके बारे में अगर आप चाइना से आज पूछो तो वो बोलेगा, डोंट गेट इनटू द मैथ्स। 1947 में आजादी के बाद इंडिया मैकमोहन लाइन को चाइना के साथ अपना बॉर्डर मानने लगा। बीजिंग का लेकिन कहना था कि इंडिया और चाइना को ब्रिटिश एरा मैकमोहन लाइन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, बजाय अपनी बॉर्डर खुद निगोशिएट करके खुद ड्रॉ करनी चाहिए। अब इसे आप चाइना की एंटी कॉलोनियल स्टैंड मत समझिएगा कि चाइना की वाहवाही करना शुरू कर दिया है। यह एक पुराना खेल है चाइना का कि किसी भी बाउंड्री को आप डिस्प्यूट कर दो, ऐतिहासिक कोई बॉर्डर किसी ने खींचा है उसे डिस्क्रेडिट कर दो और अपने हिसाब से बॉर्डर आंक दो। और यह समय और चाइना की शक्ति के साथ यह बॉर्डर का लाइन बदल भी सकता है। जैसा कि सालों तक चाइना ने सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से को, तवांग को, उसको अपना हक माना, लेकिन पिछले कुछ सालों से उसका क्लेम अब पूरे अरुणाचल प्रदेश तक बढ़ चुका है। शी जिनपिंग के 2012 में सत्ता में आने के बाद चाइना ने अपने टेरिटोरियल क्लेम्स और उस पर और अग्रसर हो चुकी है। जी ने 2018 में साफ कह दिया था कि चाइना की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर हमेशा हमारा स्टैंड बिल्कुल मजबूत और क्लियर है। हम अपने पुरखों से मिली 1 इंच जमीन किसी के लिए और नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही साथ यह भी कह दिया कि नहीं, हम किसी और की जमीन नहीं चाहते हैं। अब जब सारी दुनिया की जमीन आपने अपने पुरखों के नाम कर दी है, तो किसी और की जमीन लेने की जरूरत क्या है। भारत ही नहीं, चाइना के कई पड़ोसी देशों के साथ यही गेम खेला जा रहा है। पिछले 1 दशक में उसके संबंध देखिए कैसे बिगड़ जाते हैं अपने आसपास के नेबर्स के साथ, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, भूटान हो, जापान हो या फिर ताइवान हो, जिसे चाइना निगलने के लिए उसकी फिराक पर बैठा हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। उनका वायदा था कि वो एक अग्रसर विदेश नीति लाएंगे, बॉर्डर इशू को सीरियसली हैंडल करेंगे, जरूरत पड़े तो चाइना को लाल आंख दिखाएंगे। ये स्ट्रॉन्ग और फर्म स्टांस लेकिन दिखा नहीं है। शायद यह भी हो सकता है कि नेहरू की कड़ी आलोचना करने वाले मोदी ने नेहरू वाली ही गलती फिर से चाइना के साथ कर दी है। क्या मोदी का चाइना को ट्रस्ट करना, उसके साथ रिकॉर्ड तोड़ व्यापार करना हमें अब महंगा पड़ने वाला है? इसको समझने के लिए थोड़ी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, चाइनीज साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। चाइना भारत को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, डिप्लोमेटिक एडवांटेज गेन करता है, और ये इसकी हिस्ट्री समझने के लिए नेहरू के जमाने से शुरू करना पड़ेगा, नेहरू की गलतियों से शुरू करना पड़ेगा। 1954 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इंडिया की तरफ से साइन करते हैं पंचशील अग्रीमेंट, जिसमें होता है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। बेसिकली
नेहरू का मानना यह था कि भैया चाइना को भी तो स्वतंत्रता मिली है, हमें भी मिली है, साथ साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। और इसी पंचशील में ही हमने रिकॉग्नाइज किया तिब्बत एज एन ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना, और यहीं से शुरू होता है तिब्बत का प्रॉब्लम, और तिब्बत को चाइना के अंदर जो इंटीग्रेट करने का इनका लंबा प्लान होता है। इस पंचशील अग्रीमेंट से ब्रिटिश एरा जो ट्रीटीज थी वो रिप्लेस हो जाती हैं, और जो ऑब्जर्वर्स हैं उनका यह मानना है कि यह पंचशील अग्रीमेंट हेविली चाइना को फेवर करती थी। अब इससे क्या हुआ, इस अग्रीमेंट से जो ट्रेडिंग राइट्स हुआ करती थी, हमारा जो इन्फ्लुएंस हुआ करता था, तिब्बत की जो इंडिपेंडेंस होती थी, सब कुछ चाइना के पास धीरे धीरे चली गई। हमें ज्यादा रेसिप्रोकल गेन में कुछ मिला भी नहीं। अब चाइना ने, आपको याद है, पहले 1950-51 में तिब्बत पर ऑक्यूपेशन कर दिया था। अब इससे क्या हो जाता है, जब हम उसे ऑटोनोमस रीजन रिकॉग्नाइज करते हैं तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल गई चाइना को भारत से। अब यही चीज हम इस्तेमाल कर सकते थे, चाइना को ब्लैकमेल कर सकते थे, तिब्बत का मामला उठा सकते थे, वो हमारे हाथ से पहली बार फिसलने लगा। अब नेहरू गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया देखो, अभी नए नए अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, गुडविल करें, नोबडी वांट्स अ वॉर, और इसीलिए चाइना को हमने बोला कि यार ठीक है, तुम्हें जो तिब्बत के साथ करना है तुम कर लो। और यहीं से चाइना की इंक्रोचमेंट भी शुरू होती है। धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है जब इंडिया दलाई लामा को असाइलम देता है। साथ ही साथ हजारों तिब्बतियन रेफ्यूजीज भी 1959 में जो फेल्ड अपराइजिंग होता है चाइनीज रूल के खिलाफ, जब वो फेल हो जाता है तो वो पलायन करते हैं और भारत उन्हें शरण देता है। अतिथि देवो भव है, शरण देंगे, अच्छी बात है। लेकिन इससे चाइना के साथ हमारे संबंध जो हैं वो स्ट्रेन होने लगते हैं, क्योंकि चाइना देख रहा है कि किस तरीके से भारत इंटरफेयर करना चाहता है तिब्बत के मामले में। बॉर्डर डिस्प्यूट यहीं से इंटेंसिफाई होने लगते हैं, अस्काई चिन में भी, लद्दाख वेस्टर्न सेक्टर में, और मैकमोहन लाइन उधर ईस्टर्न सेक्टर में, जो आज हम अरुणाचल प्रदेश जिसे कहते हैं। चाइना ने एक हाईवे खींच दी अक्साई चिन में 1950s में, इसको 1957 में डिस्कवर किया इंडिया ने। अब इंडिया ने भी कहा कि हम भी फॉरवर्ड पॉलिसी करेंगे, हम भी वहां आउटवर्ड पोस्ट एस्टैब्लिश करेंगे जिससे हम चाइना को मुकाबला दे पाए। दोनों देश धीरे धीरे वॉर की तरफ जा रहे थे, इसीलिए डिप्लोमेटिक एक सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई। 1960 में नेहरू और चाइनीज प्रीमियर जो एंड लाई के बीच में बातचीत होती है, डिटेल्ड बातचीत होती है, लेकिन बातचीत फेल हो जाती है क्योंकि इंडिया ने चाइना का प्रपोज्ड पैकेज डील लेने से मना कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, ये पैकेज डील बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि चाइना बार बार यही बोलता आया है। पैकेज डील में चाइना ने यह कहा कि अरुणाचल में जहां आप ऑलरेडी हो उसको हम आपका हिस्सा मान लेंगे, लेकिन बदले में हमें पूरा अक्साई चिन चाहिए, कंट्रोल। इंडिया ने कहा कि ऐसे मजाक मत करो, ये हम डील कभी नहीं लेंगे। तो जब यह बात नहीं चली तो 1962 में धीरे धीरे यही वही हुआ, साइनो इंडिया वॉर हो गया, मेजर सेटबैक फॉर इंडिया। नेहरू ने कभी सोचा नहीं था कि चाइना इस तरीके से आक्रमण कर देगा, लेकिन चाइना ने यह काम कर दिया। चाइनीज फोर्सेस ने जो ऑफेंसिव लॉन्च किया, अक्साई चिन का पूरा एरिया ले लिया और मैकमोहन लाइन को अरुणाचल प्रदेश में तोड़कर आगे आ गए, जिसको उस समय बाय द वे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बोला जाता था। 1400 इंडियन सैनिक मारे गए, टेरिटोरियल लॉसेस हुई, और चाइना ने उसके बाद यूनिलैटरली विड्रॉ कर दिया ईस्टर्न गेम्स को छोड़कर, लेकिन अक्साई चिन अबाउट 38,000 स्क्वायर किलोमीटर्स उसको पूरा अपने पास रखा आज तक की डेट में। अब चाइना बोलता है कि नहीं, देखिए ये जो वॉर हुआ वो अनडिमार्केटेड बॉर्डर्स था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो एग्रेशन तो इंडिया ने किया था, तो हमने तो जवाबी कार्रवाई की थी। फैक्ट यही है कि हमारे लिए मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली एक बहुत ही बड़ा लॉस ये रहा है, जिसके वजह से चाइना के साथ हमारे दशकों तक रिलेशंस एकदम फ्रोजन रहे। चाइना ने दिखाया कि भैया हमने डिफेंसिव काम किया है, इंडिया बार बार बोलता आया है, आज भी हम यही मानते हैं, ये अनप्रोवोक्ड एक्सपेंशनिज्म था और यही एक्सपेंशनिज्म आज भी चल रहा है। 1960s और 70s में हमारे जो संबंध है चाइना के साथ वो हॉस्टाइल रहे। छोटे मोटे क्लैशेस भी रिपोर्ट हुए, नाथुला पर, छोला पर, 1967 में सिक्किम बॉर्डर पर, जहां इंडियन फोर्सेस ने सक्सेसफुली चाइनीज अटैक को रिपेल किया, उनके फोर्टिफिकेशंस को डिस्ट्रॉय किया, उनके सैनिकों को हमने मारा। यह एक रेयर इंस्टेंस था जहां चाइना का कंप्लीट हमारा अपर हैंड था ओवर चाइना। 1975 में चाइना फिर एम्बुश करता है इंडियन ट्रूप्स को थुलुंगला पर, अरुणाचल प्रदेश में 4 हमारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन ये आखिरी फैटेलिटीज है
4 दशकों में उसके बाद शांति रहती है, क्योंकि धीरे धीरे 1980s में चाइना फोकस करता है अपने इकोनॉमिक ग्रोथ पर, और चाइना ने फिर से 1985 में डिप्लोमेटिक सोर्सेज से अपना पैकेज डील फिर से प्रेजेंट किया है इंडिया के सामने कि भैया अरुणाचल हमें दे दो और अक्साई चिन को हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे इंडिया के लिए। लेकिन इंडिया ने बोला कि ऐसा डील हम नहीं करेंगे, सेक्टर वाइज हमें रेजोल्यूशन चाहिए। फिर राजीव गांधी की बारी आती है ट्रस्ट करने को चाइना को। 1988 में वो बीजिंग जाते हैं, फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर 34 इयर्स में टू विजिट चाइना। अब ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को एक जन्म देता है। 1993 और 1996 में अग्रीमेंट साइन किया जाता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम किस तरीके से पीस मेंटेन करेंगे, और क्यों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को हम जो अनडिमार्केटेड डिफैक्टो बॉर्डर बना देंगे कि इसके आर पार हम नहीं जाएंगे। जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनता है 1989-2005 के बीच में। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव स्टॉक्स बनता है 2003 से अभी तक 2019 के आसपास तक 22 राउंड स्टॉक भी हो चुके हैं। तो बातचीत का दौर चलता रहा है, लेकिन चाइना का गेम भी चलता रहा। बताता हूं कैसे। और यहां आती है अटल बिहारी वाजपेयी की सबसे बड़ी गलती। उन्होंने इस दौरे पर एक्सप्लिसिटली एक डील साइन किया जो तिब्बत को एज एन इंटेग्रल, ऑटोनमस नहीं, इंटेग्रल पार्ट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना रिकॉग्नाइज करता है। पहली बार हुआ है कि इंडिया ने एक जॉइंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसे डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन बिटवीन रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है, नाम भी, लेकिन इसमें अगर आप आर्टिकल 4 ऑफ द डिक्लेरेशन देखो तो चौंका देने वाली बात लिखी गई थी। The Indian side recognizes Tibet as autonomous region as an integral part and territory of the People's Republic of China। चलिए बात सही है, आपने मान लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है, लेकिन यह भी लिखा गया that it reiterates and that it does not allow Tibetans to engage in anti-China political activities in India। वाह रे अतिथि देवो भव। हमने एक टाइम पर, नेहरू के टाइम पर, हमने तिब्बत से आने वाले लोगों को शर्म दिया था, और आपने चाइना में जाकर एक ऐसा डील साइन कर लिया जहां हमारे देश के अंदर तिब्बतियंस प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं चाइनीज ऑक्यूपेशन के खिलाफ। आलम आज यह है कि जब चाइनीज हेड्स ऑफ स्टेट इंडिया विजिट करने आते हैं तो धर्मशाला में चाइनीज डिसिडेंट्स को हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। दिल्ली में नहीं, आप धर्मशाला में बैठकर भी चाइना के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो। यह अब रूल है, यह अब लॉ है। इतना हमने चाइना को ट्रस्ट किया, इतना हमने चाइना के लिए किया, तो चाइना ने हमारे लिए क्या किया? याद रखिए 1954 में पंचशील अग्रीमेंट में हमने जानबूझकर तिब्बत का मामला एम्बिग्यूअस छोड़ा था, लेकिन यहां एम्बिग्यूटी की कोई स्पेस नहीं दी गई। फुल्ली हमने मान लिया कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। बदले में हमें क्या मिला? बदले में चाइना ने हमें फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया सिक्किम एज अ पार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि तब तक वो सिक्किम को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री मानता था, और इसके मान्यता से नाथुला से फिर ट्रेड शुरू हो पाया चाइना के साथ। लेकिन चाइना ने इतना कुछ होने के बाद, हमने इतनी कंसेशन देने के बाद भी जो अपने पैतड़े हैं वो चालू रखा। अरुणाचल प्रदेश उसको क्लेम करते रहे। 90,000 स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को वो बार बार साउथ तिब्बत बोलते आए हैं। 2007 से 2011 के बीच में चाइना स्टेपल्ड वीजा इशू करने लगा, यह बोलकर कि अरुणाचल के रेजिडेंट्स को हम सिर्फ स्टेपल्ड वीजा देंगे क्योंकि हम इंडियन सॉवरेनिटी इस एरिया पर मानते ही नहीं है। इससे बहुत सारे जो लोगों के ट्रैवल प्लान्स हैं या तो कैंसिल होने पड़े या तो डिसरप्ट होने पड़े। स्पोर्टिंग जो इवेंट्स हैं उसके लिए जाने में दिक्कत हुई। इसको 2011 में डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट के बाद लार्जली रोका गया, लेकिन आज भी आप देखोगे कई जगह ये सारी जो हरकतें हैं ये चालू रहती हैं। पासपोर्ट का इशू ले लीजिए, बॉर्डर विलेजेस, डिस्प्यूटेड एरिया में रातों रात चाइना विलेज पूरा खड़ा कर देता है, लोगों को बसाने की वहां कोशिश करता है। अब इंडिया ने भी रिस्पॉन्ड किया है कि वहां हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, एयर स्ट्रिप्स हैं, वो और बढ़ाने की कोशिश की है, अरुणाचल को एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया दिखाने की। लेकिन चाइना बार बार ये बदमाशी कंटिन्यू रखता है। 2013 में देसपैंग में जो इंकर्जन किया, जिसको हमने फिर रिजॉल्व किया, चाइनीज बंकर्स को वहां तोड़ दिया, चाइना वहां से विड्रॉ कर गया, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तो बार बार चाइना हमें टेस्ट
करता आया है। अब आते हैं मोदी जी की गलती पर। मोदी जी पावर पर तो आते हैं ये बोलकर कि वो कंप्लीट कंट्रोल रखेंगे, चाइना को लाल आंख दिखाएंगे, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। 2017 में दोकोलाम स्टैंड ऑफ हुआ। दोकोलाम में इंडियन ट्रूप्स भूटानीज टेरिटरी को एंटर करते हैं क्योंकि चाइना वहां एक रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा था, चाइना भूटान इंडिया ट्राई जंक्शन पर। 73 डे का फेस ऑफ होता है और एक म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट होता है। इंडिया के लिए यह एक विन सिचुएशन होता है क्योंकि उस समय के लिए कम से कम हमने वहां रोड कंस्ट्रक्शन रुकवा दी थी, लेकिन चाइना रोकने वाला तो है नहीं। उसने बार बार रिएक्टिव डिप्लोमेसी किया और बार बार यह कोशिश किया कि कैसे हमें प्रोवोक किया जाए, कैसे हमारे देश के अंदर पेट्रोल्स भेजा जाए, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे वो पैंगोंग लेक हो लद्दाख में। पर फिर 2020 में गालवान वैली क्लैश आता है, डेडलीस्ट कॉन्फ्रंटेशन चाइना के साथ 1962 के बाद। दोनों देश ही इंफ्रास्ट्रक्चर रेस में लगे हुए थे, दोनों देश ही अपने बॉर्डर को डिमार्केट करने में लगे हुए थे, लेकिन इसी के बीच में मई जून के महीने में इतना बड़ा एक क्लैश हो जाता है। 20 इंडियन जवान मारे जाते हैं। चाइना ने 4 मौतों को एडमिट किया है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो 40 चाइनीज भी मारे गए थे। चाइना इस टैक्टिक को सलामी स्लाइसिंग कहता है कि कैसे धीरे धीरे एक जगह स्टैंड ऑफ करके, एक जगह प्रोवोक करके धीरे धीरे अपनी बॉर्डर को कैसे बढ़ाएं, कैसे इंडिया की बॉर्डर को हम निगल जाएं। इंडिया ने भी ट्रूप बिल्डअप किया, इकोनॉमिक मेजर्स लिए, चाइनीज एप्स को बैन किया, उनके इन्वेस्टमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया। अमेरिका से हमने धीरे धीरे ताल्लुकात बढ़ाने शुरू किए। और ये जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस है, ये भी बहुत लंबे तरीके से, बहुत पेशेंटली इंडिया ने काम किया है। 20 राउंड्स ऑफ टॉक्स होने के बाद धीरे धीरे अक्टूबर 2024 में एक ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट आता है, जिससे हम पेट्रोलिंग रिज्यूम करते हैं, पुल बैक धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में चाइना ने तिब्बत के मेडोंग काउंटी में इंडियन बॉर्डर के पास एक विशाल डैम बनाने का अप्रूवल दे दिया, जिससे अगर चाइना चाहे तो इंडिया में बाढ़ वो ला सकता है। हमने भी अरुणाचल प्रदेश में सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया ताकि चाइनीज डैम इफेक्ट को हम बैलेंस कर पाएं, फ्लडिंग को हम रोक पाएं। लेकिन इंडियन रिजर्वॉयर प्रोडक्ट के कारण काफी इंडिजिनस विलेजेस भी यहां डूब जाएंगे। फिर 2025 में ही मोदी और जी फिर मिलते हैं चाइना में एससीओ समिट के दौरान, और उसके बाद फ्लाइट्स, वीजा इशू, कैलाश मानसरोवर पिलग्रिमेज। क्लियरली एक थॉ दिखता है, क्लियरली दिखता है कि चीजें अब वापस ट्रैक पे आ रही हैं। लेकिन फिर वही चीज, चाइना अपनी विलेज बिल्डिंग अरुणाचल प्रदेश में कंटिन्यू रखता है और अब अरुणाचल इशू को एक इंटरनेशनल लेवल बनाने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह अब उठता है कि जब बार बार इंडिया हाथ बढ़ा रहा है चाइना के तरफ दोस्ती का, तो चाइना ये दोस्ती क्यों कबूल नहीं कर रहा है? क्यों बार बार इंडिया को बैकस्टैब किया जा रहा है? रीजन नंबर 1, चाइना एक डॉक्ट्रिन फॉलो करता है ऑफ स्माइल डिप्लोमेसी एंड प्रेशर डिप्लोमेसी। भाई स्माइल डिप्लोमेसी यह है कि पूरी दुनिया को दिखाओ कि कैसे हम रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, कैसे हम शांति की बात करते हैं, फॉर इंडियन लीडर्स को इनवाइट करते हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ही लेवल पर, मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पर धीरे धीरे हम टेरिटरी भी इंडिया का खा जाएंगे। हम अरुणाचल प्रदेश में नाम बदल देंगे जगहों का, हम रोड्स बनाना शुरू कर देंगे, हम एलएसी पर इंट्रूड करेंगे और एक क्राइसिस बनाते रहेंगे, जिससे इस 2 ट्रैक स्ट्रैटेजी से इंडिया भी कंफ्यूज्ड रहे और ग्लोबली हमें और कुछ कोई बोल नहीं पाए और इंडिया को हम बॉक्स इन रखें, ज्यादा इंडिया अपने पैर ना फैला पाए। चाइना का दूसरा स्ट्रेटेजिक गोल इंडिया को कॉन्स्टेंटली ऑक्यूपाइड और लिमिटेड रखना है। वो नहीं चाहता है कि एशिया के रीजन में 2 स्ट्रॉन्ग पावर्स उभरे। भैया बेजिंग का डोमिनेंस होगा तभी काम बन पाएगा और आसपास मुझे और कोई नहीं चाहिए। और ना ही इंडिया यूएसए के साथ या जापान के साथ कोई क्वाड शॉर्ट करे और ना ही एक इकोनॉमिक कंपेटिटर की तरह उभरे। शायद इसीलिए चाइना खुशी खुशी हमें सामान इंपोर्ट करने देता है 126 बिलियन डॉलर का, जिससे हम निर्भर रहें चाइना के ऊपर। रीजन नंबर 3, चाइना को यह लगता है कि इंडिया को हम कोर्स कर सकते हैं, हरा नहीं सकते हैं। वो भी जानता है कि इंडिया को हराना मुमकिन नहीं है, लेकिन इंडिया को कंट्रोल रखा जा सकता है। इसीलिए वो इंडिया को दुश्मन नहीं, ना ही बराबरी का देश देखता है, बल्कि एक रीजनल राइवल की तरह देखता है, जिसे बार बार धीरे धीरे थोड़ा दबा के रखने में ही समझदारी है। और यही फॉर्मूला चाइना लगाता है वियतनाम, फिलीपींस और जापान के ऊपर भी कि भैया देखो,
आप ज्यादा इमर्जिंग नहीं बन सकते हो, क्योंकि मेरी इकोनॉमिक और मिलिट्री डोमिनेंस पर मैं अपने नेबरहुड में किसी को टॉलरेट ही नहीं करूंगा। नंबर 4, जो बॉर्डर अनडिफाइंड है, चाइना उसको किस तरीके से इस एम्बिग्विटी को इस्तेमाल करता है। चाइना चाहता तो सालों पहले बॉर्डर को डिमार्केट करके हम लॉक कर सकते थे, लेकिन जानबूझकर वो अग्री नहीं करता है बॉर्डर पर, वो धीरे धीरे बॉर्डर को कुतरना चाहता है। इससे होता क्या है, जब बॉर्डर डिमार्केटेड नहीं है तो आप नए क्लेम्स लगा सकते हो, आप नए इंकर्जन्स लगा सकते हो, नए पेट्रोल पॉइंट्स खोल सकते हो, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो ग्रे जोन में, तो प्रेशर हमेशा ऑन रहेगा। तो जो फाइनल गोल है ना, वो सिंपल है कि लॉन्ग टर्म में बॉर्डर मेरे बेनिफिट पर होना चाहिए, फ्रीज जब होगा उसके बीच में इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करो। भैया न्यू नॉर्मल बना दो, देस्पैंग, डेमचौक, हॉट स्प्रिंग, कि भैया ये सब इलाके डिस्प्यूटेड हैं और इंडिया को इन्हीं चीजों में इन्वॉल्व रखो जिससे कोई इकोनॉमिक राइवलरी ना बन पाए। और यही काम जापान के साथ भी हो रहा है, वियतनाम के साथ भी हो रहा है, फिलीपींस के साथ भी हो रहा है, ताइवान के साथ भी हो रहा है। इसका सोल्यूशन आप जानते हो, है तो पॉसिबल लेकिन होगा नहीं, कि वी आर एट वॉर, वी आर इन एन अनडिक्लेयर्ड वॉर विथ चाइना, बिकॉज चाइना इसी तरीके से सोच रहा है। हाल ही में एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल में दिखाया गया था कैसे चाइना के पास कुछ बाकी नहीं रहा है दुनिया से खरीदने के लिए, वो सब कुछ अपने पास बना रहा है। सोचिए जब वो आत्मनिर्भर बन जाएगा तो चाइना सिर्फ ताइवान की बात नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश और वो लद्दाख में भी कितना और हावी हो जाएगा जब उसको रोकने के लिए दुनिया में और कोई ताकत नहीं रहेगी। तो वी आर एट अ वॉर, लेकिन ये समझने की जरूरत है, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाएंगे। Many thanks to Odoo for making this episode possible, हमें सपोर्ट करने के लिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है, जाकर चेकआउट करिए Odoo, जहां आपको 45 प्लस एप्स मिलेंगे अपने बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। आई एम श्योर यू लाइक इट।